समाजवादी पार्टी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला। दंगा रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, दंगाई एसपी में जा रहे हैं। एसपी के कुछ उम्मीदवार जेल वाले और कुछ बेल पर हैं। समाजवादी पार्टी में जेल बेल का खेल चल रहा है। पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगाइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई। तो अभी तक आप देख रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी ने इस लिहाज से गेंद दिखाने की कोशिश की कि बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में थे, कद्दावर थे, वो उनके कैंप में आ रहे हैं। उसने ये भी कह दिया कि अब हमारे लिए फुल स्टॉप है, अब जिनकी टिकट अनाउंस करना चाहें कर लें, जिनकी टिकट काटना चाहें काट लें, हम अपने यहाँ अब नहीं आने देंगे। और इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कहकर हमलावर है कि आप तो अपने यहाँ उनको पनाह दे रहे हैं जिनका दामन दागदार है। आइए जरा देखिए भारतीय जनता पार्टी और एसपी के बीच में जो मुख्य मुकाबले में दो पार्टियां, उनके बीच में अभी चल क्या रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अभी क्या कहकर हमला बोला है। सीएम ने क्या कहा है, पलायन के जिम्मेदार लोगों को एसपी ने उम्मीदवार बनाया है। और उधर अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं दंगा रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, दंगाई समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। एक परसेप्शन की ये लड़ाई है। परसेप्शन ये कि देखिए दोनों ही तरफ अगर आप तुलना करेंगे तो ये पाएंगे कि एक तरफ आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग ज्यादा हैं, समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधियों को टिकट दिया, और उधर समाजवादी पार्टी के कुछ उम्मीदवार जेल वाले और कुछ बेल वाले हैं। ये अभी मैंने आपको जो ब्रेकिंग दिखाई, इसको इलैबोरेटेड तरीके से इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप ये समझ सके और मेहमानों पर इससे और विस्तार से बात हो सके। समाजवादी पार्टी ने दंगे के कई आरोपियों को टिकट दिया है। जेल और बेल का खेल ही समाजवादी पार्टी का असली खेल है। स्थापित ये करने की कोशिश की जा रही है कि ये हिस्ट्री शीटर लोगों को टिकट दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में इनके पॉलिसी मेकर बनने के बाद क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगा लीजिए। क्या इस आरोप को आप सिरे से गलत कह सकते हैं डॉक्टर आशुतोष? और इसके फौरन बाद में गंगा सहाय मीना आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर आशुतोष की आवाज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही, बोलिए। हाँ देखिए दिनेश जी, असल में भारतीय जनता पार्टी हताशा की सरकार है और ये स्वाभाविक भी है कि अगर किसी कैबिनेट के अंदर उसके तीन कैबिनेट मंत्री अगर इस्तीफा देके चले जाएं तो सरकार के ऊपर सवाल उठता है। ये सरकार के ऊपर इतना हमलावर इस समय इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसलिए हमलावर हो रही है क्योंकि अब वो चारों खाने चित हो चुकी है। पहले तो वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को रोके, एक बार रेड अलर्ट का नाम दे, लाल आतंक का नाम दे, लेकिन जनता ने समझाया है कि जो आपने गरीब दलित पिछड़ों के साथ अन्याय किया है उसका जवाब देने का समय अब आ गया है। तो इसलिए मुद्दों से हटा के तुम दंगाई हो। अरे एक सर्वे में रिपोर्ट आया है कि इसमें भारत सरकार के 4 यूनियन मिनिस्टर और 35 मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, संजीव बलियान, सत्यपाल सिंह बघेल, कैलाश चौधरी, अश्विनी चौबे, ये बड़े बड़े 4 यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके ऊपर एब्डक्शन, डकैती, अटेम्प्ट टू डेथ और ग्रीवियस इंजरी के आरोप हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर आरोप उठा लिए, उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर आरोप उठा लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये मायावी पार्टी है। ये बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, गरीब दलित पिछड़ों की बात नहीं करना चाहती है। ये राम मंदिर की बात करने लगती है बार बार। ये जो आप कह रहे हैं इसका जवाब ले लेते हैं। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भटकाने की बात करने वाली, भटकाने के लिए आप ये सब बातें कह रहे हैं, और वो लोग जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक बड़े अच्छे थे, और जब आप छोड़कर चले गए हैं तो उनमें भी बहुत सारे नुक्स नजर आने लगे हैं। शिवम, आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है, कहिए। हाँ। जी जी दिनेश जी, कमाल की बात है। आप इस इंडस्ट्री के बहुत ही शानदार एंकर हैं, लेकिन आप बार बार आशुतोष को पकड़कर एक सवाल पर ला रहे हैं, आशुतोष जी को पकड़कर, और वो जवाब देने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं समाजवादी क्या कहती है, अनिला जी क्या कहती है, आशुतोष जी क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए इस बात को। कैराना के इनके उम्मीदवार को कोर्ट कहता है कि वो भगोड़ा है भाई, और आपने टिकट थमा दिया उसको, और जब उसको सरकार ने या पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया तब भी आपका मन नहीं भरा, आपने उनकी बहन को जा दिया। मतलब कमाल की बात हो गई। मदन भैया को कौन नहीं जानता भाई? ये इस देश में 2022 में भी गैंगस्टरों को टिकट दे रहे हो आपके पास, और यहाँ टीवी पर बैठकर पिछड़ा, गरीब, ओबीसी, महंगाई, भुखमरी, और ग्राउंड पर जाते ही गैंगस्टर्स के अलावा बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और सुनिए, मैं आपको बार बार कहता रहा हूं इस चीज को लेकर आशुतोष जी, जिन मुख्यमंत्री पर आप चार्जेस की बात करते हैं, कोर्ट ने उस एक पर्टिकुलर एफआईआर में मुख्यमंत्री को
एफआईआर क्वाइश की थी और कहा था कि मुख्यमंत्री कुशीनगर में थे उस समय योगी आदित्यनाथ जी, और आपने जितने भी बैकडेट में जाकर मुकदमे फाइल करे थे, एक तरफ है क्रिमिनल, मतलब एक तरफ है मदन भैया, एक तरफ है वो व्यक्ति जिसको भगोड़ा कोर्ट ने साबित किया हुआ है, और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हैं पॉलिटिकल केसेस से। ये दोनों ही तरफ की बातें सुनने के बाद शिवम, आपकी डॉक्टर आशुतोष की एक बात मेरे जहन में जरूर आ रही है जो मैं जानना चाहता हूं। मीना साहब के पास जाना चाहता हूं। मीना साहब, क्या दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की उत्थान की ही बात हम सुन रहे हैं जब से देश आजाद हुआ है? एक, किसी ने ये काम नहीं किया, आज भी ये काम बाकी है क्या? ये सतत बाकी रहेगा क्या? नंबर 2, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक सिर्फ सियासत के लिए होता है या इसमें संकल्प भी होता है, जो बातें हम चुनाव के समय सुनते हैं? बहुत जटिल सवाल है, लेकिन इस पर बात की जानी चाहिए। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को लेकर राजनीति होती है और राजनीति से अभी तक कोई ऐसा खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ा। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि आप देख रहे हैं कि मौजूदा चुनाव में कैसे जोड़ तोड़ करके किसी तरह से सबको साथ लेने की, सबको खुश करने की कोशिश की जा रही है। जब आप कोई संकल्प लेकर के चलते हैं, समानता का संकल्प, बेहतरी का संकल्प, विकास का संकल्प, तो आपको अपने विजन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन पूरा का पूरा ध्यान इस पे हो गया कि कौन हमसे नाराज, कोई कम्युनिटी हमसे नाराज ना हो जाए, कोई नेता हमसे नाराज ना हो जाए। संविधान को पीछे छोड़ दिया सबने। होना ही चाहिए कि जो चुनावी राजनीति है वो सामाजिक आंदोलनों से निकले, लेकिन आज किसी भी पार्टी के पास कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। और दुखद बात यह है कि वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले या उनकी राजनीति करने वालों के पास भी ऐसे कोई सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है। अगर सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलनों से चुनावी राजनीति में लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का भला होगा। तो सामाजिक आंदोलन खड़े किए जाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज नहीं, तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कुछ एक चेहरे हैं, इस पार्टी में ज्यादा अपराधी हैं, हम किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं? कुछ एक चेहरे हैं जो समाज के ऐसी ही अपनी बिरादरी के लोगों की सियासत करने की बात करते हैं, जिनमें से मौर्य साहब भी हैं, वो समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, हम तो अपनी बिरादरी के लोगों की सियासत करते हैं, उनका हम भला चाहते हैं। इस तरह के लोग जो जिनकी स्वीकार्यता है अपने लोगों में, इस हिसाब से वो कद्दावर माने जाते हैं। क्या इन लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का भला करने का काम किया है? दरअसल चुनावी राजनीति की अपनी सीमाएं हैं। इस तरह के लोग निश्चित तौर पर अपने समुदाय को या वंचितों के समूहों को आकर्षित करते हैं और उनके लिए काम करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन चुनावी राजनीति की सीमा यह है कि इसमें चुनाव जीतने के लिए धन बल, बाहुबल और मीडिया बल होना बहुत जरूरी है। इन सब का अगर समावेश नहीं होगा, इस सब का संयोग नहीं होगा, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो चुनाव जीतना एक अलग तरह की कला है, अलग तरह की लड़ाई है, और सामाजिक बदलाव एक अलग तरह की लड़ाई है। सामाजिक बदलाव की लड़ाई में मैं बड़ी विनम्रता से गंगा साहब, मीना साहब, आपने इसमें जो मीडिया को शामिल कर लिया है, तो क्योंकि मैं 20-22 सालों से ये काम कर रहा हूं, आपको कम से कम ये कहने से गुरेज करना चाहिए। आप कहें तो येलो जर्नलिज्म को इसमें शामिल करें, कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अगर आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट देंगे तो तकलीफ होगी। और मैं चाहूंगा कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये अपने ही समाज के लिए, हमारे ही बनाए गए सिस्टम के लिए ठीक नहीं होगा। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।